हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य इतना शक्तिशाली कैसे बन गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये है मगध राज्य और ये धीरे धीरे सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था। तो उसमें हम पढ़ेंगे मगध के उत्थान के कारण क्या थे, जिनके कारण मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा और भारत का प्रथम साम्राज्य बना। और दूसरा कि वे कौन कौन से राजवंश थे जिन्होंने मगध पर राज किया था। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल समाप्त होने के बाद 16 महाजनपदों का उदय हुआ और फिर ये 16 महाजनपद ही आपस में लगातार संघर्ष करने लग गए, क्योंकि इन सभी को अपने क्षेत्र की सीमा बढ़ानी थी। इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था मगध महाजनपद और ये धीरे धीरे सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। तो आखिर ऐसा कौन सा कारण था या क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण मगध महाजनपद जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। तो हम देखते हैं सबसे पहले मगध के उत्थान के कारण। इसमें पहला है मगध के शासकों का अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना। मतलब जो मगध में जितने भी राजवंशों ने शासन किया उनमें से ज्यादातर शासक ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार को लेकर। जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इनके अनुसार मगध के कुछ शासक जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे प्रसिद्ध राजा ये अत्यंत महत्वाकांक्षी राजा थे। और ये राजा लगातार अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते थे। इसके लिए ये युद्ध एवं कूटनीति दोनों अपनाते थे और इसके द्वारा मगध की सीमाओं को लगातार बढ़ाते चले गए, विस्तार करते चले गए। लेकिन इन सभी राजाओं में से एक राजा थे हर्यक वंश के बिंबिसार। इन्होंने एक अलग ही कूटनीति अपनाई थी, विवाह के द्वारा कूटनीतिक प्रसार की नीति। मतलब इन्होंने अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार के लिए युद्ध की नीति अपनाने की बजाय विवाह करके अपने राज्य की क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ाने की कूटनीति अपनाई थी और इसमें ये अत्यंत सफल हुए और इसीलिए बिंबिसार काफी प्रसिद्ध भी हुए। दूसरा कारण है मगध की भौगोलिक स्थिति। मतलब हमने पहले देखा कि वहां के जो जितने भी शासक हुए उनमें से ज्यादातर शासक बहुत ज्यादा शक्तिशाली और अत्यधिक महत्वाकांक्षी थे और वो कई कूटनीतियों को अपनाकर, युद्ध को अपनाकर अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। लेकिन मगध का जो विस्तार किया उन्होंने, उसमें उसकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो भी बहुत सहायक सिद्ध हुई। कैसे सहायक सिद्ध हुई? मगध की भौगोलिक परिस्थितियां भी इस राज्य के विस्तार में सहायक सिद्ध हुई। मगध की राजधानी राजगृह एवं पाटलिपुत्र की सीमाएं प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थी। मगध की राजधानी जो राजगृह थी, जिसको गिरिव्रज कहते थे, वो क्या थी? चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। जो राजगृह थी उसको गिरिव्रज कहा जाता था और ये गिरिव्रज जो थे ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बीच में स्थित राज्य था, जो इसकी राजधानी थी। इसके कारण ये यहाँ पर कोई हमला नहीं होता था। दूसरा, जो पाटलिपुत्र थी, ये पाटलिपुत्र भी नदियों के बीच में स्थित थी, नदियों से घिरी हुई थी। ये जैसे गंगा नदी है, इधर से गंडक नदी, इधर से सोन नदी और यहाँ बीच में ये स्थित थी पाटलिपुत्र। तो इससे क्या हुआ कि ना तो पहाड़ियों के कारण जैसे राजगीर थी तो उसमें आक्रमण कोई कर सकता था, बाहरी आक्रमण का इनको किसी भी तरीके से कोई खतरा नहीं था। अब जब बाहरी आक्रमण का इनको कोई खतरा नहीं था, ये आप बिल्कुल सुरक्षित थे, तो इन राजाओं को राज्य विस्तार का अवसर मिल गया। मतलब इनको दूसरे पर आक्रमण करने का मौका मिल गया, क्योंकि ये खुद तो सुरक्षित थे और जब खुद सुरक्षित थे तो इनको अवसर मिल गया कि हम दूसरे पर आक्रमण करें। हम पर तो कोई आक्रमण कर नहीं सकता और अगर आक्रमण करेगा भी तो जो ऐसे जगह पर एरिया होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र वाले, नदियों वाले, जंगल वाले, वहां पर बाहर का व्यक्ति कोई भी जीत नहीं सकता है उस जगह को। इसीलिए इनको पूरा अवसर मिला और इन्होंने उस अवसर का पूरा लाभ उठाया। तीसरा, मगध के विस्तार या शक्तिशाली बनने में सहायक हुआ आर्थिक संपन्नता।
तीसरा कारण क्या है? आर्थिक संपन्नता, यानी मगध बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न भी था। कैसे संपन्न था? जो मगध का राज्य है वो गंगा के उपजाऊ मैदान में आता था, यानी वहां की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी, कृषि के लिए बहुत उपजाऊ थी। साथ ही वहां लोहे के प्रचुर मात्रा में खान भी उपलब्ध थे, यानी लोह अयस्क भी अच्छा मिलता था। तो इस तरीके से जो कृषि है उसका तो विकास हो ही गया। उसमें तो इनका जो कृषि थी वो तो बहुत ज्यादा अच्छी होती थी। साथ ही लोहा भी बहुत ज्यादा मिलता था, जिसके कारण कृषि में तो क्रांति आ ही गई थी। साथ ही ये औजार बनाते थे और इसका उपयोग फिर बाद में ये युद्ध वगैरह में भी, अस्त्र शस्त्र में भी करने लग गए। तो इस तरीके से इनको क्या हुआ, कृषि में भी फायदा हुआ और औजार बनाने में भी फायदा हुआ, लाभकारी हुए सिद्ध। और इसके अलावा ये नदी के पाटलिपुत्र जो थी वो नदी के बीच में स्थित थी, तो इससे व्यापार जो था वो नदी के मार्ग से व्यापार करने में इनको सहायता मिलती थी। तो इस तरीके से इस राज्य में कृषि, उद्योग और व्यापार की उन्नत स्थिति बनती चली गई। इसके अलावा राज्य को भरपूर कर की प्राप्ति होती थी, और जब भरपूर कर की प्राप्ति होती थी तो इन्होंने क्या करा, सेना का गठन कर लिया और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। तो इस तरीके से इनकी एक मजबूत सेना भी बना ली इन्होंने, क्योंकि जब इनके राज्य में ज्यादा भरपूर कर प्राप्त होता था तो एक मजबूत सेना भी बन गई। अब हम सैनिक संगठन देखते हैं। मगध में सुदृढ़ सेना थी, इनके पास हाथी की टुकड़ी थी, वो जंगली एरिया भी था वहां पर। तो जंगली एरिया से जंगल की लकड़ियां तो लेते ही थे, वहां से हाथी भी पकड़ते थे और हाथी को अपने जो सेना की टुकड़ी थी उसमें शामिल कर लिया था। उससे क्या हुआ कि जो दलदली क्षेत्र थे, जहां पर कि घोड़े अधिक उपयुक्त नहीं थे, वहां हाथी पहुंच जाते थे। तो इस तरीके से वो युद्ध में क्या करते थे, युद्ध जीतना उनके लिए बहुत आसान हो गया था। और युद्ध के लिए नए अस्त्र शस्त्रों से मगध की सेना हमेशा सुसज्जित रहती थी, जिसने मगध के उत्कर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये सारे कारण थे जिसके कारण मगध लगातार शक्तिशाली बनता चला गया, क्योंकि उसके वहां पर जो राजा थे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, महत्वाकांक्षी थे और कई कूटनीति अपनाते थे, कई युद्ध की नई नीतियों को अपनाते थे, जिसके कारण वो सीमा का विस्तार करते थे। फिर उसमें उनकी जो भौगोलिक परिस्थितियां थी उसने उनको बहुत सहायता करी, उन पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। इस तरीके से वो भी मजबूत हुए। और तीसरा वहां पर उनकी आर्थिक संपन्नता थी वो बहुत अच्छी थी, और जिसके कारण वो लगातार शक्तिशाली बनते चले गए। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मगध पे किस किस वंश ने शासन किया है। तो ऐसा माना जाता है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था और इनकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। और महाभारत में जो शक्तिशाली राजा थे एक जरासंध, जिनका उल्लेख महाभारत में भी हुआ है, बृहद्रथ के ही पुत्र थे वो जरासंध। लेकिन ज्यादातर उल्लेख जो होता है मगध पे जिन वंशों ने राज करा है उनमें सबसे पहला है हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और फिर मौर्य वंश। ये चार वंश थे जिन्होंने मगध पर शासन करा और इनके कई शासक बहुत शक्तिशाली हुए थे। तो सबसे पहले हम आते हैं हर्यक वंश पे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। वह मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जो बिंबिसार था उन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी और वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। जो बिहार वाला एरिया था उसमें हमने देखा था कि दक्षिण में मगध स्थित था और इधर पूर्व में अंग स्थित था। तो ये जो बिंबिसार थे इन्होंने उस अंग राज्य को भी अपने मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। राजगृह का किसने निर्माण किया, अगर ये आता है तो क्वेश्चन, बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर अपनी राजधानी बनाया। मगध पर बिंबिसार ने करीब 52 वर्षों पर तक शासन किया था। इनकी राजधानी क्या थी, राजगृह थी, जो कि गिरिव्रज कहलाती थी और चारों तरफ से पहाड़ी से घिरी हुई थी। वो इनकी राजधानी थी और इन्होंने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को भेजा था। इनके राज्य में एक वेद थे, राजवेद, जिनको कि
आज की भाषा में हम कहें तो एक डॉक्टर थे, जो कि जीवक नाम के थे। इनको इन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। महात्मा बुद्ध को एक बार बीमार पड़ गए थे, तो उनकी सेवा में बिंबिसार ने राजवेद को भेजा था। और इसी तरीके से अवंती के जो राजा थे, अवंती जो मध्य प्रदेश मालवा में स्थित है, और आज के स्थिति में अगर हम देखें तो उस जगह पर उज्जैन है, वहां पर पहले अवंती हुआ करता था। तो उस अवंती के जो राजा थे प्रद्योत, उनको जब पांडु रोग हुआ था, तो उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा में भेजा था, और फिर जीवक ने उनका उपचार करा और वो ठीक हो गए थे। तो बिंबिसार जो था, वो इस तरीके से भी अपने जो राज्य की सीमाएं हैं उनको बढ़ाता था। मतलब इस तरीके से भी अपने राज्य के संबंध दूसरे राज्य से अच्छे बना लेता था, फिर उस तरीके से भी उनके राज्य का विस्तार होता था। इतिहास में बिंबिसार की प्रसिद्धि इसलिए है कि उसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये एक ऐसे राजा थे हर्यक वंश के, जिन्होंने युद्ध की नीति को नहीं अपनाया। अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए युद्ध की नीति तो अपना ही, मतलब, पर उससे ज्यादा इन्होंने विवाह करके अपने राज्य की सीमाओं के क्षेत्र को बढ़ाते चले गए। ये इन्होंने, इनकी कूटनीति थी। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने कई विवाह करे, जिसमें पहला था कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से। दूसरा विवाह किया इन्होंने वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से। और तीसरा विवाह किया इन्होंने मद्र, पंजाब की राजकुमारी शेमा से। इस तरीके से इन्होंने 3 विवाह करे। पहला करा कौशल की राजकुमारी, कौशल के जो प्रसेनजीत थे उनकी बहन महाकौशला से। दूसरा करा वैशाली की चेटक की पुत्री चेलन्ना से। और तीसरा करा मद्र की पंजाब की राजकुमारी शेमा से। और इस तरीके से इन्होंने क्या करा, मगध के अच्छे संबंध स्थापित करे इन राज्यों से। विवाह में उपहार के स्वरूप उसे कई क्षेत्र भी इन राजाओं से मिले। अब विवाह इन्होंने क्यों करा था? क्योंकि ये अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। तो इनको दहेज में कई उपहार के रूप में क्या हुआ, कई क्षेत्र इनको दहेज के रूप में मिल गए, और इस तरीके से इस राज्य का विस्तार हो गया। कौशल नरेश जो प्रसेनजीत थे, उन्होंने दहेज में इनको काशी दे दी थी, जो कि आर्थिक रूप से बहुत संपन्न थी, समृद्ध थी। दूसरी पत्नी जो राजकुमारी चेलन्ना थी, उसके कारण इनके साम्राज्य की जो उत्तर की सीमाएं थी, उत्तर से जो सीमाएं थी मगध की, वो सुरक्षित हो गई। तो इस तरीके से ये इस तरह की कूटनीति अपनाते थे, जिससे इनका राज्य का विस्तार हो जाए। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अब इनका जो पुत्र था वो अजातशत्रु था, और उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। काहे के लिए? फिर वो गद्दी पर बैठ गया था, मगध की गद्दी पर बैठ गया था, इसलिए इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। तो इस वजह से जो ये हर्यक वंश है, ये वंश पितृहंता वंश भी कहलाता है। पितृहंता वंश क्यों कहलाता है? कि इस वंश के जो राजा थे वो कैसे थे? जैसे अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, तो उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। इसी तरीके से अजातशत्रु का जो पुत्र है उदयन, वो वो गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर देगा। तो ये अपने पिता की हत्या कर देते थे, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा गया। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था, मतलब बिंबिसार की हत्या कर दी उन्होंने, उसके बाद अजातशत्रु खुद गद्दी पर बैठ गया। अब अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था, मतलब इसका एक नाम कुणिक भी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। जो बिंबिसार थे उन्होंने लगभग 52 ईयर्स मगध पर शासन किया। उसके बाद जब उनका पुत्र उसकी हत्या करके बैठा, तो उसने 32 वर्ष 32 ईयर्स तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार या वरसकार था। इनका एक मंत्री था जिसका नाम वर्षकार या वरसकार था, और इसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली विजय की थी। इसके पहले जो बिंबिसार थे, वो बिंबिसार ने भी वैशाली पर अटैक करा था, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। उसके बाद इन्होंने, अजातशत्रु ने अपने एक मंत्री को वैशाली भेजा, ये पता करने के लिए कि आखिर वैशाली में ऐसा क्या है कि वो उसको जीत नहीं पाते। तो वर्षकार जो था ये मंत्री था जिसको उन्होंने भेजा था, और वो वहां की स्थिति का पता लगाकर आया। उसके बाद उसको जीतने के लिए अजातशत्रु ने क्या करा, 2 नए अस्त्र बनाए।
इसीलिए अजातशत्रु प्रसिद्ध है कि इसने दो नए अस्त्र बनाए, एक रथमूसल और दूसरा महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक वो है जो रथ से पत्थर फेंकता है, बड़े बड़े पत्थर शिला फेंकता है, शिला मतलब पत्थर, पत्थर फेंकता था। और रथ मूसल मतलब रथ में ही एक मूसल जैसा कुछ अस्त्र लगा रहता जो घूमता रहता था। तो ये दो अस्त्रों का प्रयोग करा उसने वैशाली को जीतने के लिए। तो ये जो दो अस्त्र हैं रथ मूसल और महाशिलाकंटक, इनका प्रयोग एक पिक्चर आई थी बाहुबली, सॉरी बाहुबली, बाहुबली में ये रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग बताया गया था। तो ये वही अस्त्र हैं जिनको किसने बनाया था, अजात शत्रु ने बनवाया था। अजात शत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बुद्ध जी के संपर्क में आने पर यह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, या इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। उसके बाद अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी थी। मतलब अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, बिंबिसार की हत्या की थी और खुद गद्दी पर बैठ गया था। उसके बाद जब उसका पुत्र आया तो उसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और वो गद्दी पर बैठ गया। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा गया है। उदायन ने क्या करा, गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नई राजधानी बसाई, पाटलिपुत्र या पाटलिग्राम जिसको बोला, और उसकी स्थापना कर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को। इसके पहले हमने देखा था जो बिंबिसार थे उन्होंने राजगृह बनाया था, राजगृह की स्थापना की थी और उसको अपनी राजधानी बनाई थी। राजगृह को गिरिव्रज कहते हैं जो चारों तरफ से पहाड़ियों से सुरक्षित थी। उसके बाद जो उदायन थे इन्होंने पाटलिपुत्र बनाया, ये नदियों के बीच में स्थित था तो ये भी सुरक्षित थी, तो इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उदायन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदायन का पुत्र नागदशक था। मतलब बिंबिसार हुआ, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु हुआ, अजातशत्रु के बाद उदायन हुआ और फिर उनका पुत्र नागदशक, ये यहाँ का अंतिम शासक था। अब अगला वंश है शिशुनाग वंश। तो जो उदायन के पुत्र थे नागदशक, वो अंतिम शासक थे। उनका जो मंत्री था शिशुनाग, ये उनका मंत्री था नागदशक का। उसने 412 ईसा पूर्व में उनको अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर ली। मतलब इन्होंने यहाँ जहाँ उदायन ने पाटलिपुत्र में राजधानी बनाई थी, तो वो पाटलिपुत्र से हटाकर इन्होंने वैशाली कर दी। पहले राजगृह थी, फिर पाटलिपुत्र हो गई। अब पाटलिपुत्र से शिशुनाग ने हटाकर कहाँ कर दी, वैशाली कर दी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक या काकवर्ण भी नाम है इनका। उन्होंने क्या करा, जब शिशुनाग का उत्तराधिकारी आया कालाशोक, तो उसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बना दी। पहले वैशाली कर दी थी शिशुनाग ने, फिर शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी थे कालाशोक, उन्होंने फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बना ली। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। इसके बाद आता है नंद वंश। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ, नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्म नंद। ये यहाँ के शासक थे, ये बहुत शक्तिशाली राजा थे महापद्म नंद। पुराणों में इन्हें महापद्म तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। जो महापद्म नंद थे इन्हें महापद्म, एकराज, सर्वशत्रांतक जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ये बहुत ही क्रूर और शक्तिशाली राजा था और ये सिकंदर के समकालीन था। घनानंद सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का सम्राट था। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तब घनानंद ही मगध का सम्राट था, जिसे बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कूटनीतिक गुरु चाणक्य की सहायता से युद्ध में पराजित किया था और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। जो चाणक्य थे इन्होंने एक बार ये घनानंद के दरबार में गए थे और घनानंद ने चाणक्य का बहुत अपमान किया था। तब चाणक्य ने कसम खाई थी कि वो घनानंद को हराएंगे और इसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की कूटनीति से ही घनानंद को युद्ध में पराजित किया और वहां पर मौर्य वंश की स्थापना कर दी। इसके बाद कई शताब्दियों तक मगध भारत का शक्ति का केंद्र रहा। तो ये था मगध राज्य का उत्कर्ष किस तरीके से हुआ, उसका उत्थान किस तरीके से हुआ।
उसके बारे में जानकारी दी थी। इसके पहले की वीडियो में हमने महाजनपदों के बारे में पढ़ा है कि महाजनपद कैसे महाजनपदों का उदय हुआ है और महाजनपदों की डिटेल में भी जानकारी ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप नोट्स पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।